गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अंशुबुरा आज अभी आप सभी का साइकोलॉजी की सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। आज हम साइकोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है आपकी फ्रॉइड की थ्योरी। तो आपको पता है कि साइकोलॉजी आपको आपके हर एक टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, जो आपके जैसे एचटेट हो गया, सीटेट है, केवीएस है, रीट है। तो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका एचटेट, तो हम एचटेट के लिए जो मेन फोकस रहेगा और उसमें हम साइकोलॉजी करेंगे कि क्या क्या साइकोलॉजी के अंदर पूछा जाता है, जो आपके 30 मार्क्स की रहती है, आप लोगों को सबको पता है। तो हम जो थ्योरी है उसको स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो है आपका साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रॉइड। तो हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या क्या इन्होंने बताया है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स बताए हैं, क्या क्या उन्होंने आपके प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन बताई है। तो इसमें से ना आपको हर एक टीचिंग एग्जाम्स में से डेफिनेटली आपको जो है पेपर में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो ये क्या होगा आपका फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये एक सबसे मेन पॉइंट है, मेन चीज़ है कि ये आपके व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी क्या होती है आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी क्या होती है आपका व्यक्तित्व, आपके व्यक्तित्व का एक फेमस सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, तो इसका हम क्या कहेंगे, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रॉइड। इसको हम नाम से समझेंगे, साइको क्या होता है, एनालिटिकल क्या होता है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत। कोई भी चीज़ समझने से पहले सबसे पहले उसके वर्ड पे जाएंगे। कोई भी चीज़ को जब हम बनाते हैं तो उसके वर्ड को बनाते हैं। इनके वर्ड ये किस किस चीज़ से मिलकर बना है, मन प्लस विश्लेषण। किससे मिलकर बना है ये, मन प्लस विश्लेषण। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, साइको प्लस एनालिसिस। ठीक है, तो ये थ्योरी कैसे बनी थी, फ्रॉइड एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आपके मन का विश्लेषण किया था। साइको क्या होता है आपका मन, और एनालिसिस आपको पता है किसी चीज़ का हम विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में गहन जो है अध्ययन करते हैं। तो आपके जो फ्रॉइड थे ना, उन्होंने आपके मन का अध्ययन किया था, साइको मतलब आपके मन का अध्ययन किया था, साइको एनालिसिस किया था, और उन्होंने बताया था कि हमारा मन किस तरह का होता है। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी, एक तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि साइको एनालिटिकल थ्योरी या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है किसने दिया था, वो कौन है आपके फ्रॉइड। किसकी थ्योरी है ये, एक व्यक्तित्व की थ्योरी है, हमारी पर्सनैलिटी की थ्योरी है, हमारा व्यक्तित्व जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा व्यक्तित्व कैसे बनता है, और उन्होंने आपके मन का विश्लेषण किया था। तो इससे आपको क्या समझ में आया, ये व्यक्तित्व की थ्योरी है। और आपके जो फ्रॉइड हैं ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने आपके मन का विश्लेषण करके बताया था कि आपका मन कैसा होता है, और आपके मन की वजह से आपका बिहेवियर है, आपका व्यक्तित्व है, आपका व्यवहार है, कैसा होगा। ठीक है, इन्होंने बताया था कॉन्शियस माइंड। इससे पहले हम क्या समझेंगे, इस चीज को समझना, जब फ्रॉइड ने ना आपकी थ्योरी दी थी, पर्सनैलिटी, इन्होंने दो चीज बताई थी, दो चीज बताई थी। पहली चीज क्या बताई थी, टोपोग्राफिकल मॉडल, और इन्होंने एक बताया था स्ट्रक्चरल मॉडल। ठीक है, पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का इन्होंने दो मॉडल बताए थे, एक हमारी पर्सनैलिटी टोपोग्राफिकल मॉडल जैसी होती है, और साथ में स्ट्रक्चरल मॉडल। टोपोग्राफी का वर्ड से समझना कि किस से शब्द निकला हुआ है, टोपोग्राफी मतलब टॉप से, ये होता है ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने पर मन कैसा दिखाई देता है।
ऊपर से देखने पर आपका जो मन है वो कैसा दिखाई देता है, ये है आपका टोपोग्राफिकल मॉडल। और स्ट्रक्चर, आपको पता है स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, संरचनात्मक मॉडल, ठीक है। संरचनात्मक मॉडल मतलब कि आपका मन किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, आपके मन की संरचना जो है क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, आपकी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो फ्रॉइड ने बताई है, उन्होंने क्या बताया है, हमारी मन की संरचना ऊपर से दिखाई, ऊपर से देखने पर कैसे दिखाई देती है। और दूसरी आती है आपका मन जो है वो कैसा है, ठीक है, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो फर्स्ट वन हम करेंगे टोपोग्राफिकल मॉडल। टोपोग्राफिकल मॉडल में क्या आता है कि टॉप से देखने पर, ऊपर से देखने पर जो हमारा मन है वो कैसा दिखाई देता है, वो हमारा मन एक आइसबर्ग, एक बर्फ के टुकड़े के समान दिखाई देता है, ठीक है। ये आपका बर्फ का टुकड़ा हो गया, ठीक है। और वो बर्फ का टुकड़ा जो है पानी के अंदर जो है तैर रहा है, ठीक है। आपका जो बर्फ का टुकड़ा है वो आपके पानी के ऊपर जो है तैर रहा है, दिस इज द वोटर। तो ये बार, एक बार कई बार पेपर में ये चीज़ पूछी जाती है, ये बात कि आपके जो फ्रॉइड है उन्होंने आपके टोपोग्राफिकल मॉडल के अनुसार मन की तुलना किससे करी है, ठीक है। तो उन्होंने आपके मन की तुलना किससे करी है, किससे करी है, एक बर्फ के टुकड़े से। इन्होंने मन की तुलना किससे करी है, आपके बर्फ के टुकड़े से करी है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि फ्रॉइड के अनुसार आपके मन की तुलना किससे की गई है, एक बर्फ का टुकड़ा जो पानी के ऊपर तैर रहा है। हम सपोज ये कर लेते हैं, एक बर्फ का टुकड़ा है दैट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, ये पानी के ऊपर तैर रहा है। तो इसके इन्होंने क्या कहा है, इसको ऊपर से हम जब देखेंगे ना तो हमारा मन कैसा दिखाई देता है, एक बर्फ का टुकड़ा है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। अब इसमें हम भाग देखेंगे कि कौन सा भाग कैसा है, कौन सा भाग कैसा है, ठीक है। अब हम समझते हैं इस चीज़ को कि इन्होंने कहा है जो हमें सामने से दिखाई देता है ना वो है आपका चेतन भाग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कॉन्शियस। इसके जस्ट बिलो, इसके जो जस्ट ये वाला भाग है ना, ये इस भाग के बिल्कुल नीचे वाला जो पार्ट है, सिर्फ इतना सा पार्ट, ये क्या है आपका अर्धचेतन भाग, अर्धचेतन मन या सब कॉन्शियस माइंड, इसको प्री कॉन्शियस माइंड भी बोल देते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको प्री कॉन्शियस माइंड भी बोल देते हैं, सब कॉन्शियस माइंड भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इसके बिल्कुल नीचे रह गया, ये जो इतना पार्ट है आपका, ये क्या होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। ये होता है आपका अचेतन भाग। ये क्या होगा आपका अचेतन भाग होता है। तो हम टोपोग्राफिकल मॉडल में क्या समझते हैं, टोपोग्राफिकल कि हमारा मन ऊपर से दिखाई देखने पर कैसा दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं आपके तीन भाग होते हैं आपके मन के। पहला आपका आएगा चेतन भाग, चेतन भाग को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। उसके बाद आता है इसकी बिल्कुल नीचे वाला भाग होता है अर्धचेतन मन, दैट इज सब कॉन्शियस माइंड या फिर प्री कॉन्शियस माइंड। उसके बाद आता है इसका सबसे थर्ड भाग जो आपका अचेतन भाग या फिर अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि हम इनमें के बारे में जो फ्रॉइड ने क्या बताया है,
ठीक है, देखो ये है आपका कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या आता है, पर्सन इज अवेकन स्टेट। पर्सन क्या होता है, अवेकन स्टेट। अवेकन स्टेट कौन सी होती है, जागृत अवस्था। ठीक है, पर्सन इसमें किस अवस्था में होता है, जागृत अवस्था में होता है। इस अवस्था को ऐसा माना जाता है कि जो आपका व्यक्ति है, कोई भी प्राणी है, वो पूरे होशो हवास में होता है। इस टाइम जो व्यक्ति कैसा भी व्यवहार करता है ना, उसको पता है उसके आसपास क्या क्या घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं के अनुसार उसको कैसा व्यवहार करना है, वो होती है आपकी जागृत अवस्था। मतलब जीते जागते हुए जो व्यक्ति व्यवहार करता है वो होती है आपकी जागृत अवस्था या फिर कॉन्शियस स्टेट। इसको हम हिंदी में कहते हैं चेतन मन। ठीक है, चेतन भाग या फिर चेतन मन। ठीक है, तो जागृत अवस्था होती है, ये एक चीज है। दूसरा है, इसको हम हिंदी में कहेंगे चेतन भाग। और एक ये पूछा जाता है पेपर में कि आपको ये आपके मन का कितना परसेंट होता है, ये कितना परसेंट होता है, ये 10% या फिर 1/9 भाग, 1/10 भाग। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है कि फ्रॉइड के अनुसार जो आपका चेतन मन है वो कितना भाग होता है, या तो वो 10% होता है, या हम इसको 10% को 1/10 ही लिखते हैं, 1/10 भाग होता है हमारे टोटल मन का। ठीक है, अगर हम पूरे मन को एक पूरी आइसबर्ग के 10 टुकड़े माने तो उनमें से एक टुकड़ा आपको क्या मिलेगा, आपका चेतन मन मिलेगा। ठीक है, देन हम करेंगे आपके अनकॉन्शियस माइंड एंड द सेमी कॉन्शियस माइंड। पहले हम आपके सेमी कॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेमी कॉन्शियस माइंड क्या होता है, आपका अर्ध चेतन मन। ये क्या होगा आपका अर्ध चेतन मन। ये क्या होगा आपका चेतन मन के बिल्कुल नीचे। ठीक है, ये आपका जो चेतन मन होता है उसके बिल्कुल जो नीचे वाला पार्ट होता है, दैट इज आपका सेमी कॉन्शियस माइंड। ये कैसी स्टेज होती है, एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर पर्सन फॉरगेट्स अ टास्क एंड लेटर रिमाइंड इट्स इमीडिएटली। इसमें ना बच्चा क्या करता है, कोई भी व्यक्ति जब इस स्टेट में होता है तो कोई चीज़ों को भूल जाता है। ठीक है, और वो बाद में उसको थोड़े टाइम के बाद उसको रिकॉल कर लेता है या फिर याद कर लेता है। इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं हम कि जैसे कोई बच्चा है, वो क्लास में गया है और उसका उस दिन टेस्ट है, जब वो टेस्ट देगा तो उस टाइम वो क्वेश्चंस के आंसर को भूल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्लास में से निकलने के तुरंत बाद उसको सारे के सारे क्वेश्चन जो है याद आ जाएंगे। तो ये सेमी कॉन्शियस पार्ट क्या होता है, जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हमारी नॉलेज होती है। अब नॉलेज को पूरा दिन थोड़े आप सारा दिन उसको याद रखते हो कि ये चीज़ होती है, ये होती, आपने आपकी नॉलेज है उसने आपके कॉन्सेप्ट्स को आपने अपने अंदर रख लिया, और जब ज़रूरत पड़ती है तभी आप उन कॉन्सेप्ट्स को याद करते हो ना। तो ये आपके सेमी कॉन्शियस पार्ट में रखते हो, आपके मन के, आपके जो आपका मन है, आपका माइंड है, उसके आप सेमी कॉन्शियस पार्ट में क्या रखोगे, आपकी चीज़ों को जो आप उनको याद कर सको और वो याद आ जाए आसानी से। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए आप क्या करते हो, उन चीज़ों को भूल जाते हो, आपके सेमी कॉन्शियस पार्ट में आएंगे। अब आएगा हमारे मन का सबसे बड़े वाला भाग, जो क्या होगा आपका अनकॉन्शियस माइंड। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत वास्ट, आपका बहुत बड़ा भाग होता है आपके मन का। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है, ये कितना भाग होता है हमारे मन का, 90% या फिर 9/10 भाग पार्ट। ठीक है, फ्रॉइड के अनुसार हमारे मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, जो होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड या फिर अचेतन भाग। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें होता है स्टोर ऑफ बिटर एक्सपीरियंसेस, सैड थिंग्स एंड द अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स। अब ये क्या कहता है कि ये वो भाग होता है कि किसी व्यक्ति के को अपनी लाइफ टाइम के ड्यूरिंग जितने भी दुख आए हैं, जो भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रोमा होते हैं ना, दुखद अनुभव होते हैं, या फिर उनके क्या है बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, बुरी से बुरी चीज़ें हैं, और अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं इसके अंदर। ये याद रखना, ये वर्ड पूछा जाता है। अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स क्या होती हैं, कुछ ऐसी कल्पनाएं,
कुछ ऐसी विशेष, कुछ ऐसी इच्छाएं जो हमारी कभी पूरी नहीं हो सकी, और उन इच्छाओं को हमने बहुत प्रेशराइज करके अपने अंदर जो है दबा लिया। वो होती है आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स। देखो, एक तो होती है नीड होती है जरूरत, जो पूरी हो जाती है, ठीक है, और वो जो हमें बेसिक होती है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। लेकिन एक होती है हमारी इच्छाएं, ठीक है, फिर डिजायर्स होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो आपकी फुलफिल नहीं हो पाती, और इस भाग के अंदर क्या हो जाती है, इनग्रेन हो जाती है, दब जाती है। हम इसको बहुत हम अपने आप से प्रेशर लेके इन चीज़ों को, अपने दुखद अनुभवों को, ट्रोमास को, सैड थिंग्स को, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को हम अपने अंदर जो है दबा लेते हैं, ठीक है। तो ये किस में आएंगी, आपके अनकॉन्शियस भाग में आएंगी। फ्रॉइड एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मन के दुखद भाग, जो भाग हैं और मन के जो दुखद अनुभव हैं उनके बारे में बात करी थी। सबसे मेन चीज़ पूछी जाती है फ्रॉइड के लिए कि उनका सबसे ज़्यादा काम किस भाग पर था, उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया था, आपके अनकॉन्शियस माइंड पर दिया था या फिर अचेतन भाग पर दिया था। इन्होंने कहा था जैसे हमारे दुखद अनुभव हमारे अंदर दबे होते हैं, वैसी ही हमारी पर्सनैलिटी होती है, वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। एक इन्होंने क्या चीज़ बताई थी, इसके साथ ही फ्रॉइड ने दो ही चीज़ों पर सबसे ज़्यादा काम किया था। सबसे पहला आपका अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन है। अचेतन मन के अंदर हमारे दुखद अनुभव होते हैं, और एक होती है आपकी लिबिडो। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या होती है, लिबिडो, या फिर इसको लिबिडो लिखते हैं, ठीक है। तो फ्रॉइड का सबसे मेन काम था अनकॉन्शियस माइंड पर। दूसरा इन्होंने लिबिडो के बारे में बताया था। लिबिडो क्या होती है, दैट इज अ सेक्सुअल एनर्जी। क्या होती है, एक सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है। हिंदी में इसको लिखेंगे हम काम मुक्ता की भावना। हम इसको लिखेंगे काम मुक्ता की भावना, या फिर एक सेक्सुअल एनर्जी होती है जो हमारे बिहेवियर को, जो हमारे व्यवहार को निर्देशित करती है। तो आपके साइकोलॉजिस्ट जो फ्रॉइड हैं उन्होंने सिर्फ दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। पहला आपका अनकॉन्शियस माइंड है, और दूसरा आपका लिबिडो है। ये इन्होंने कहा था जितनी अमाउंट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी है, जितनी अमाउंट ऑफ आपकी लिबिडो होगी ना, वैसा ही हमारा जो है व्यवहार होगा। ये दो चीज़ सबसे मेन बताई थी। तो हमने आपका जो है अभी आपका टोपोग्राफिकल मॉडल कर लिया है। तो इसमें से मेन चीज़ क्या पूछी जाती है, फ्रॉइड ने हम इसको रिवाइज करते हैं एक बार, कि फ्रॉइड ने आपके मन की तुलना किससे करी है। आपके मन की तुलना इन्होंने एक आइसबर्ग से करी है, एक बर्फ के टुकड़े से करी है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। उस बर्फ के टुकड़े के भी इन्होंने तीन भाग बताए हैं। एक आपका चेतन भाग होता है, उसके बिल्कुल नीचे वाला अर्धचेतन भाग होता है, और उसके बिल्कुल जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ना, यहाँ आपके दुखद अनुभव होते हैं, यहाँ ट्रॉमा होते हैं। ये क्या होता है, आपका अचेतन भाग या फिर अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कॉन्शियस माइंड में क्या होता है। कॉन्शियस माइंड का एक जो है, कॉन्शियस माइंड सबसे कम भाग होता है हमारे मन का, जो होगा आपका 1/10 भाग, और दूसरा आएगा आपका मन का 90% भाग जो है आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। और इनके बीच जो एक दूसरे के ना ओवरलैप करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की परतें आपस में मिली हुई हैं इनकी, और ये ओवरलैप करते हैं। तो वो क्या होता है आपका सेमी कॉन्शियस माइंड। तो इसमें सेमी कॉन्शियस में बस ये भूलने वाली चीज़ याद रखना, भूलने वाली चीज़ है कि हमने अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को, हमने कुछ चीज़ों को याद रखा था, और हम कुछ टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए जब हम भूलते हैं, वो आपके सेमी कॉन्शियस माइंड में आएगा। और जब हम चीज़ों को प्रेशराइज करके, जोर जबरदस्ती से, धक्के से हमारे मन के अंदर जब चीज़ों को दबा लेते हैं, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में आएंगे। और अनकॉन्शियस माइंड में आपके मेनली क्या होते हैं, आपके दुखद अनुभव होते हैं, ट्रोमा होते हैं, ठीक है। और सेमी कॉन्शियस माइंड में आपके वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप कुछ टाइम के लिए भूल गए हो, ठीक है। इसके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, इनके बीच में आपको जो है अंतर आना चाहिए कि क्या होता है। अब हम करते हैं इनका स्ट्रक्चरल मॉडल। मैंने आपको पहले बताया था स्ट्रक्चरल मॉडल या फिर संरचनात्मक मॉडल क्या होता है, कि हमारे मन की संरचना कैसी है, ठीक है। तो मन की संरचना इन्होंने क्या बताई थी, मन की संरचना, मन जो है 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। मन की संरचना या फिर स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। मन हमारी 3 चीजों से मिलकर बना हुआ आता है। पहला
इड होता है, दूसरा ईगो होता है, और थर्ड आपका जो है सुपर ईगो होता है। ठीक है, तो हमारे मन की संरचना 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है हमारा मन। एक आपका इड आएगा, दूसरा आपका ईगो आएगा, तीसरा आपका सुपर ईगो आएगा। अब इनको हम ना एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। देखो ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ माइंड या स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज गिवन बाय फ्रॉइड, और वो क्या था? इड, ईगो, सुपर ईगो। अब हम करते हैं वन बाय वन कि इड क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, और ये हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं या कैसे निर्देशित करते हैं। अब देखो इड क्या होता है। इड को हम देखो क्वेश्चन पूछा जाता है छोटी छोटी बारीक चीज़ों से। अब बारीक चीज़ों में कैसे आएगा? इड को हम क्या कहेंगे? इद भी कह देते हैं, इदम भी कह देते हैं, तम भी कह देते हैं। तम का मतलब होता है अंधेरा, अंधकार। ठीक है, अबोध आत्मा मतलब वो आत्मा जिसको बोध नहीं है कोई। अबोध आत्मा को हम कैसे लिखेंगे? वह आत्मा जिसको कोई बोध नहीं है। अब ये क्या होता है? यह अवस्था इच्छाओं और कामनाओं को जन्म देती है। इस चीज को समझना, जो इड होता है ना, इड हमारे शरीर का, हमारे मन का वो भाग होता है, वो बच्चे के स्वरूप भाग होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को अगर भूख लगी है ना तो उनको उसी टाइम खाना चाहिए। खाना नहीं मिला तो वो रोने लग जाएंगे, लेकिन अगर बड़े बच्चों को खाना नहीं मिला तो वो रोएंगे नहीं। ठीक है, तो वो कुछ टाइम के लिए वेट करेंगे। जब छोटा बच्चा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, रोना शुरू कर देता है, और बड़े लोग भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं के लिए आपका इंतजार नहीं कर सकते, वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति तुरंत चाहते हैं। ये हमारे मन का वह भाग होता है जिसमें आपकी इच्छाएं और कामनाएं जन्म लेती हैं। मैंने बताया आपकी ज़रूरतें अलग होती हैं, लेकिन इच्छाएं कामनाएं वो बिल्कुल अलग होती हैं। तो जहाँ से इच्छाएं और कामनाएं जन्म लेती हैं वो आपका कौन सा भाग होता है? इड। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ये तामसिक और राक्षसीय। ठीक है, तामसिक प्रवृत्ति का होता है अंधकार में पार्ट होता है ये हमारी पर्सनैलिटी का। अंधकार, अंधकार में भाग। ठीक है, तो ये हमारा तामसिक भाग होता है। राक्षसीय प्रवृत्ति होती है कि जैसे राक्षसों की प्रवृत्ति नहीं होती, या अंधकार की प्रवृत्ति, या ऐसे लोग जिनकी डार्क साइड होती है, जिनको अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाओं की फुलफिलमेंट उसी टाइम चाहिए, वो वेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल है, मोस्ट ऑफ द केसेस में रेपिस्ट को ऐसा माना जाता है कि दीज आर रिलेटेड विद द इड। उनके अंदर इड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उनको अपनी एनर्जीज को उसी टाइम रिलीज करना होता है, उनको अपनी ज़रूरतों को अपनी इच्छाओं को उसी टाइम जो फुलफिल करना होता है। ये तार्किक व नैतिक पहलू अनुपस्थित होता है इसके अंदर। ये ना ही तो तर्क देता कोई, ना ही तार्किकता की इसके अंदर कोई भावना होती, और नैतिकता तो बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, ये आपके अंदर इसके अंदर क्या होगा? नैतिक और तार्किक पहलू है जो बिल्कुल एब्सेंट होंगे, बिल्कुल खत्म होंगे ही नहीं। ठीक है, उचित और अनुचित का कोई ज्ञान नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होगा। बस इसके अंदर क्या होगा, जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, जो कोई भी व्यक्ति है और वो इड की प्रवृत्ति का है, तो उसको उचित अनुचित का ये नहीं होगा कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। वो सिर्फ किस चीज़ के लिए जाएगा कि उसकी जो इच्छाएं हैं, दैट इज़ उसकी आकांक्षाएं हैं, वो उसी टाइम कंप्लीट होनी चाहिए, उसी टाइम जो है फुलफिल होनी चाहिए। सुखवादी सिद्धांत पर आधारित सबसे मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का कि ये किस पर बेस्ड होता है? प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है कि इसको आपकी इच्छाओं की पूर्ति करके इसको जो है इनको प्लेजर मिलता है, सुख मिलता है। ठीक है, ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। ये क्या करता है? इच्छा पूर्ति के लिए छीन लो का आदेश देता है। ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं उनको तो ये होता है कि चलो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है तो हम पूरी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रवृत्ति का होता है उसके लिए होता है कि छीन लो कोई चीज़। अगर किसी सामने वाले के पास कोई चीज़ और उसको वो चीज़ चाहिए तो छीन लो, उसको कोई मतलब नहीं है कि सामने वाले से वो चीज़ जा रही है। ये इच्छा पूर्ति के लिए छीन लो का निर्देश देता है। ये पूछा जाता है भाई, हम अचेतन मन कर चुके हैं, अनकॉन्शियस माइंड कर चुके हैं, उसका राजा होता है ये। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड का राजा होता है, ये आपसे भी पूछा जाता है
कि अनकॉन्शियस माइंड में भी हमने यही पढ़े थे, जितने दुखद अनुभव होते हैं, ट्रोमा होते हैं, हमारी सैड थिंग होती है, जब बिल्कुल ख़राब से ख़राब सिचुएशन हमारी लाइफ में जब कभी आई थी, उन सिचुएशन को जब हमने धक्के से अपने अंदर दबा लिया है, तो वो क्या होती है आपका अचेतन मन। और अचेतन मन का राजा क्या होगा आपका इड, और यहीं से क्या होंगी आपकी इच्छाओं की पूर्ति। तो इड आपको समझ में आया। इड को हम इद भी बोल देते हैं, इदम भी बोल देते हैं, अबोधात्मा भी बोल देते हैं, और तम तम होता है अंधकार भी बोल देते हैं। ये किस पर आधारित है, ये बहुत पूछा जाएगा आपसे। प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। ये क्या करेगा कि इसके टाइम पे ये क्या समझता है कि कोई चीज़ मुझे चाहिए तो वो उसी टाइम चाहिए, वो रुक नहीं सकते, उनको बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता, अपनी इच्छाओं की तुरंत पूर्ति के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए जो है ऐसा व्यवहार करते हैं। उसके बाद आता है आपका ईगो। ठीक है, ईगो को हम क्या कहेंगे, ईगो अहम रज बोधात्मा, इसको बोध होता है। ठीक है, ईगो क्या होता है, बोधात्मा। कई बार ऐसे बोल देते हैं ना कि ईगो है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो है, तो वो फ्रॉइड के अनुसार ईगो होना चाहिए, वो अच्छी चीज़ होती है। वो क्यों होती है अच्छी चीज़, अब ये देखो कि ये अवस्था वास्तविकता और यथार्थता के निकट रूप से संबंधित होती है। वास्तविकता प्रैक्टिकल बेस्ड होता है ये, कि प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड होएगा, ये पर आधारित। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ पर ये आधारित होता है। इसके अंदर देखो ये वास्तविकता पर आधारित होता है। हमें कभी भी ऐसा बोला जाता है ना ही तो हमें पास्ट में जीना चाहिए, ना ही हमें फ्यूचर में जीना चाहिए, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। ये प्रेजेंट की बात करता है कि कोई किसी व्यक्ति के लिए कोई काम गलत हो सकता है, लेकिन वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही हो सकता है। वो उसके प्रैक्टिकल लाइफ जो है अलग अलग होंगी, उस व्यक्ति के लिए प्रैक्टिकल लाइफ अलग है, दूसरे व्यक्ति के लिए प्रैक्टिकल लाइफ अलग है। तो ये किस पर आधारित होता है, यथार्थता या फिर ये वास्तविकता पर आधारित होता है। मानवीय प्रवृत्ति होती है इसकी। मानवीय प्रवृत्ति कैसे होती है, ह्यूमैनिटी वाला जो नेचर होता है कि ह्यूमंस है, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी सिचुएशंस और सारी चीज़ों को देखते हुए ही हमें किसी भी चीज़ का निर्णय करना चाहिए। इसमें निर्णय प्रत्यक्षीकरण के आधार पर होता है। प्रत्यक्षीकरण होता है जो चीज़ हम सामने से देख सके। ठीक है, तो इसमें निर्णय क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण के आधार पर होता है। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें हमारे जो सामने हो रही है ना, हर चीज़ को देखते हुए, समझते हुए, सोचते हुए फिर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, तो वही होगी प्रैक्टिकल जीवन पर आधारित होता है। ये क्या कहता है, ना ही तो सुखवादी बनो, ना ही तो आप इड को रखो, और ना ही आप आदर्शवादी बनो। ठीक है, कि आप आदर्शों को फॉलो करो, आप प्रैक्टिकल जीवन में जियो, आप आज के जीवन में जियो। ठीक है, उसके बाद आता है इड सुपर ईगो के बीच का स्तर करता है। ये बैलेंसिंग चीज़ होती है आपके ईगो और आपके इड और आपके सुपर ईगो के बीच में। ये बैलेंसिंग कैसे होता है, इस चीज़ को समझना। अब यहाँ पे आपका है इड, यहाँ पे आपका आएगा एक और पार्ट सुपर ईगो। इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करवाएगा, ये बैलेंसिंग करवाएगा, वो क्या होगा आपका ईगो। ठीक है, तो ये इड और सुपर ईगो के बीच का स्तर होता है। ये मन का मुख्य शासक होता है। प्रैक्टिकल जीवन पर आधारित हम जितने भी निर्णय लेते हैं वो आपके ईगो के प्रभाव में लेते हैं। मन का मुख्य शासक है और चेतन मन का स्वामी है। चेतन आपको पता है कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड में होते हैं जागृत अवस्था में हर चीज़ को होशो हवास में देखते हुए हम किसी भी निर्णय पर पहुंचते हैं, वो होता है आपका चेतन मन, जो है चेतन मन का स्वामी होता है। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम सुपर ईगो। क्या होता है, सुपर ईगो होता है कि भाई आप बिल्कुल आदर्शों को फॉलो कर रहे हो, आप पुराने रीति रिवाज और जितने भी आपके आदर्श हैं, आपके सांस्कृतिक रूप से या फिर कल्चरली जो आपके नॉर्म्स हैं, रूल्स बनाए गए हैं, ट्रेडिशंस जो हैं, प्रथाएं हैं, तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे आप। इसमें क्या होता है, ये व्यक्ति का पूर्णतः नैतिक पक्ष है, कंप्लीटली आप मोरालिटी पर बेस्ड होता है। ये क्या होगा आपका कंप्लीट मोरालिटी बेस्ड होता है।
कंप्लीट मोरालिटी बेस्ड होता है, ये आपका नैतिकता का पूर्णतः नैतिक पक्ष होता है। व्यक्तित्व का यह अंग सबसे अंत में विकसित होता है। आपको पता है ना, मोरालिटी की चीज़ें हमें सबसे लास्ट में समझ में आती हैं। हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कैसा व्यवहार करना है, हमें किसी टाइम पे खाना चाहिए तो मतलब खाना चाहिए, हमें किसी टाइम पे अपनी मदर के पास या माँ के पास जाना है तो हमें जाना है, हम उस टाइम वेट नहीं कर सकते। दैट इज़ प्लेजर प्रिंसिपल। थोड़े बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रैक्टिकल लाइफ कैसे होती है, सिचुएशन को देखकर हमें डिसीजंस कैसे लेने होते हैं, और उसके बाद हमारे जो आदर्शों को फॉलो करने की बात आती है। आदर्शों को हम सबसे लास्ट में फॉलो करते हैं, ठीक है। तो माता पिता, अध्यापक गण और समाज के नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों की अभिव्यक्ति सुपर ईगो या आदर्शात्मक रूप में होती है। हमारे माता पिता ने, हमारे टीचर्स ने हमें जो वैल्यू बताए हैं, जो नॉर्म्स बताए हैं, जो हमारे जो प्रथाएं हैं वो चली आ रही हैं वो बताई हैं, तो उनकी अभिव्यक्ति आपके सुपर ईगो के रूप में होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका सुपर ईगो। अब ये एक एग्जाम्पल है कि ये इड, ईगो और सुपर ईगो कैसे काम करते हैं। ये तीनों हमारे मन की संरचनाएं होती हैं। जैसा व्यक्ति होगा ना वैसी वैसी उसकी संरचना, जैसा ही व्यक्ति होगा वैसे उसका व्यवहार होगा, वैसा ही उसकी पर्सनैलिटी बनेगी। अब एक चीज़ समझना, एक व्यक्ति है जिसके अंदर, आपको पता है एक व्यक्ति के अंदर ईगो भी होता है, एक व्यक्ति के अंदर इड भी होता है और एक व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो भी होता है। ये तीनों हर एक ही व्यक्ति के अंदर होते हैं। जिस आपके जो है तत्वों की मात्रा जो सबसे अधिक होगी उतना ही वैसी ही आपकी पर्सनैलिटी बाहर निकल कर आएगी। अब आप एक चीज़ समझना, जैसे किसी के अंदर इड है, ईगो है, सुपर ईगो है, ठीक है। उदाहरण से समझेंगे कि एक लड़का बाजार में फलों की दुकान के पास खड़ा है। ये फेमस एग्जांपल, ये पूछा जाता है कई बार कि आपके जो एक बच्चा होता है वो फलों की दुकान के पास खड़ा है या फिर किसी होटल के पास खड़ा है, वहाँ उसको सिर्फ एक रोटी चाहिए खाने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो उसको एक खाना चाहिए या फिर फल चाहिए और वो उसके जेब में पैसे नहीं है, ठीक है। उसका मन होता है कि मैं दुकान से सेब या फिर रोटी चुरा कर रोटी खा लूं, लेकिन उसको होता है कि मैं अभी, मुझे भूख पर कंट्रोल तो हो नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कि मैं चोरी करके खा सकता हूँ, ठीक है। एक उसके मन में क्या आएगा, चोरी करके खा लो। चोरी करके खाने का मतलब क्या है कि उसकी जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति उसको तुरंत चाहिए। गलत काम है सही काम है उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ रोटी चाहिए और वो किसी भी तरीके से चाहिए, ठीक है। तो आपका इड आपके ऊपर हावी हो रहा है। उसके बाद आपके आदर्श आपके ऊपर हावी होते हैं। एक टाइम हमारे दिमाग में तीनों आपके जो है थॉट आते हैं, तीनों विचार आते हैं कि गलत काम ये है, बिल्कुल आदर्श रूप ये है, और इन दोनों का मिला जुला रूप एक बीच का रास्ता ये है कि हम ये कोई रास्ता अपनाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति जो है कर सकते हैं। उसके बाद आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो वाला मन क्या कहेगा, सुपर ईगो वाला हिस्सा क्या कहेगा कि चोरी करना पाप है, बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो रही है, तुम मर भी जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चोरी करना गलत है। तो आपके आदर्श क्या कहेंगे, चोरी करना जो है गलत है, चोरी जो है गलत है। तो आपके इड ने क्या कहा, चोरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खाना खाना है। आपके आदर्श क्या कहेंगे, चोरी करना गलत है, किसी भी सिचुएशन में चोरी करना गलत है। तो आपका ईगो इस दोनों के बीच में इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है जो आपको सॉल्यूशन देता है कि सोल्व करता है कि भाई हमें चाहिए तो रोटी, लेकिन चाहिए किस तरह से होगी वो। ये क्या कहेगा कि आपकी रोटी मांग कर खाई जा सकती है, आपको रोटी भी मिल जाएगी, आप गलत काम भी करने से जो है बच जाओगे। तो ये ईगो क्या करेगी, आप रोटी मांग कर खा सकते हो या फिर फल जो है मांग कर खा सकते हो। इसे ना ही तो आप गिल्ट में फंसोगे और ना ही आप पे चोरी का ब्लेम लगेगा, ना ही आप चोरी करोगे जो एक गलत काम माना जाता है। तो ये चीज़ क्या होगी आपकी इड, ईगो और सुपर ईगो की। इस तरह से हमारा जो मन है हमारे डिसीजंस के ऊपर जो है इम्पैक्ट डालता है, अफेक्ट डालता है। जिस व्यक्ति के अंदर इड सबसे ज़्यादा होगा वो गलत काम करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा, उसको लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ सही है, मुझे वो चीज़ चाहिए, उसके लिए गलत काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर ईगो क्या कहेगा, आपको वो नहीं होता, वो बोलते हैं, एग्जाम्पल बोला जाता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। तो कई बार ये बोल देते हैं कि झूठ अगर हम किसी को बचाने के लिए बोल रहे हैं ना तो वो सही है, तो वो ईगो बताता है, ठीक है। यहाँ पे झूठ अगर बोल रहे हैं और किसी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो भी वो गलत होगा, ठीक है। तो ये आपके जो है काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं डेली लाइफ में होंगे। आपके अंदर इड होगा, ईगो होगा और सुपर ईगो, और ये तीनों चीज़ आपके व्यवहार को निर्देशित करेंगी, दिशा दिखाएंगी, ठीक है। कैसा व्यवहार होगा, कैसी पर्सनैलिटी होगी, वो तीनों चीज़ें आपको ये बताएंगी। अब हम करेंगे
साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ, ये सारी चीज़ें आपके फ्रॉइड ने ही बताई थी, ठीक है। पहले हमने आपका फ्रॉइड का टोपोग्राफिकल मॉडल पढ़ा, टोपोग्राफिकल में आपके मन जो है टॉप से देखने पर या फिर ऊपर से देखने पर कैसा दिखाई देता है। दूसरा हमने मन का स्ट्रक्चरल मॉडल पढ़ा। स्ट्रक्चरल मॉडल में आपका मन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, दैट इज इड, ईगो एंड द सुपर ईगो। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रॉइड ने आपकी 5 स्टेजेस बताई थी, साइकोसेक्सुअल ओरिजिन थ्योरी या फिर मनोलैंगिक उत्पत्ति सिद्धांत। तो ये इन्होंने आपकी बताया था कि भाई आपकी जो काफ़ी एक बच्चा होता है वो उसकी काफ़ी सारी कुछ अवस्थाएं आएंगी, ठीक है। तो अवस्थाएं कैसे कैसे आएंगी, 5 अवस्थाएं बताई थी। पहली आपकी है ओरल स्टेज, सेकंड आपकी गुदीय अवस्था, थर्ड आपकी लैंगिक अवस्था, फोर्थ सुप्तावस्था या फिर लेटेंसी स्टेज, और फिफ्थ आएगी आपकी जननेंद्रिय या फिर जेनाइटल स्टेज। इनको हम 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होता है इन स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज आएगी आपकी ओरल स्टेज। इसकी उम्र होती है, आप किसी बच्चे का जन्म हो रहा है और उससे 1.5 साल, ठीक है, और कई बार आपका 1 साल भी लिखा आ जाता है। देखो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, आपको पता है, आप इस एज से समझ सकते हो कि बच्चा अगर 1 साल का है तो वो क्या करेगा, उसका क्या काम होएगा, बस वो अपनी मदर से फीड करेगा, सिर्फ इतना करेगा, और उसको कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। तो इसमें बच्चे की एक ओरल सकिंग स्टेज होती है और बाइटिंग स्टेज होती है, कि जो मदर है, मदर से वो फीड करेगा, ठीक है, मदर से वो दूध पिएगा और उसका बस इतना ही काम होगा और उससे उसको प्लेजर मिलेगा, मदर से दूध पीने से उसको प्लेजर फील होता है। बालक की काम जो शक्ति, मैंने आपको बताया है कि काम शक्ति होती है फ्रॉइड के अनुसार लिबिडो। जो लिबिडो है उसकी संतुष्टि मुख, होठ, जीभ के द्वारा चूसने अथवा निगलने की प्रक्रिया से होती है। जो आपका एरोजोनस जोन होता है, एरोजोनस जोन होता है जहाँ से कोई प्लेजर फील होता है, हमें सुख फील होता है, ठीक है, प्लेजरेबल एरिया। तो इस एज में जो आपका प्लेजर एरिया क्या होगा, माउथ, मुख, ठीक है। तो मुख से जो बच्चा है आपकी मदर से फीड करेगा और अपना जीवन जो है आगे बढ़ाएगा। तो इसमें ना कई बार ये हो जाता है कि कई बार छोटे बच्चों की मदर की डेथ भी हो सकती है, या फिर मदर को जो है प्रॉपरली फीड नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों को हम क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा बाहर से जो कुछ पैकेट्स वगैरह, फॉर्मूलाज वगैरह दिए जाते हैं, तो उनसे ना एक दिक्कत हो जाती है कि अगर यहाँ पे उसको प्लेजर फील हो रहा है और उसको वो उसकी जो फीडिंग, जो मदर से फीडिंग हो रही है वो पूरी तरह से हो रही है तो ठीक है। अगर वहाँ दिक्कत आती है ना, तो सबसे ख़राब चीज़ क्या होती है कि लेटर स्टेजेस में, जैसे आपकी एडोलेसेंस है या फिर किशोरावस्था है, तो आपकी नेल बाइटिंग जैसी समस्या ये पूछी जाती है कई बार। नेल बाइटिंग होती है नाखून चबाना, कोई बच्चा ना बहुत नाखून चबाता है, वो क्यों होता है, क्योंकि उस बच्चे का काफ़ी ज़्यादा चांस होंगे कि उसकी मदर से उसने फीड ही नहीं किया है, ठीक है, मदर की डेथ हो गया, कुछ और रीजंस की वजह से उसने मदर से जो है फीड नहीं किया है, और फीड नहीं किया है मतलब उसको प्लेजर उसके माउथ से नहीं मिला है, तो वो क्या करेगा, नेल बाइटिंग करना शुरू कर देगा। एक और दिक्कत आती है जो आपकी स्मोकिंग, चेन स्मोकर होते हैं ना, चेन स्मोकर होते हैं कि उनको स्मोकिंग की आदत होती है, वो छोड़ नहीं सकते, ठीक है, तो वो होती है स्मोकिंग, चेन स्मोकर होते हैं। इन दोनों कंडीशंस में आपके बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि बच्चे की फीडिंग, मदर से फीडिंग जो है पूरी तरह से नहीं हुई है। तो आपको ओरल स्टेज आपको समझ में आएगी, ये जन्म से 1 या 1.5 वर्ष तक होती है। इसके बाद इसकी 2 सब स्टेजेस आती हैं, बच्चा आपकी मदर से सकिंग और बाइटिंग की स्टेज जो है के दौरान गुजरता है। और बालक की काम शक्ति फ्रॉइड के अनुसार क्या थी, लिबिडो, लिबिडो की संतुष्टि मुख से होती है। एरोजोनस जोन क्या होगा आपका, माउथ होगा, ये याद रखना, ये जो जो चीज़ें बोली ये पूछी जाती हैं। उसके बाद आती है, इस जो है स्टेज के अंदर 2 प्रवृत्तियां होती हैं, काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं किसी बच्चे के कि वो पूरी लाइफ आगे निकालेगा या नहीं निकालेगा 1 साल तक, या तो वो 1 साल में जी जाएगा तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब वो पूरी आपकी एज करेगा कि पूरी 60 साल 70 साल होके इतना बड़ा होके उसकी डेथ होएगी, या फिर वो बच्चा 1 साल का होकर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये 2 प्रवृत्तियाँ 1 साल के बच्चे के अंदर होती हैं। एक होती है इरोज, जो अब उसको पूरे आगे जीवन की ओर लेकर जाती है, और एक होती है थैनाटोज, ये डायरेक्ट पूछी जाती है। इरोज क्या है, फ्रॉइड के अनुसार इरोज क्या है, इरोज है आपकी जीवन प्रवृत्ति,
और फ्रॉइड के अनुसार थैनाटोज क्या है, आपकी मृत्यु प्रवृत्ति। ये दोनों प्रवृत्तियां बिल्कुल एक टाइम पे काम करती हैं। अगर बच्चे के अंदर लिबिडो ज़्यादा है, अगर बच्चे के अंदर सेक्सुअल एनर्जी है और बच्चे की जो पूरी जो ज़रूरतें हैं ना उस एज के अंदर 1 साल तक जो मदर से फीडिंग की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, तो बच्चा अपना जीवन यापन कर लेगा, बच्चे का जीवन चल जाएगा, बच्चा जी जाएगा पूरे आगे सालों के लिए। और अगर उसको प्लेजर नहीं मिल रहा ना मदर से, तो उसका मतलब है थैनाटोज प्रवृत्ति उस पर काम करेगी और बच्चे की डेथ हो जाएगी। ये दोनों प्रवृत्तियां 1 साल के बच्चे के अंदर काम करती हैं कि वो बच्चे की डेथ होगी या वो बच्चा पूरी उम्र जिएगा। दैट इज इरोज आपकी जीवन प्रवृत्ति है और थैनाटोज आपकी मृत्यु प्रवृत्ति है। और ये दोनों प्रवृत्तियां आपकी 1 से 1.5 साल के अंदर जो है, जन्म से 1 या 1.5 साल के अंदर जो बच्चे के अंदर पाई जाती हैं। और ये किसने बताया था, ये फ्रॉइड ने बताया था। उसके बाद आता है आपकी एनल स्टेजेस। एनल स्टेजेस में ना ये सबसे फेमस वर्ड है, टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। इसकी एज लिख लेना 1-1.5 साल से 3 साल। अब आप एज से पता लगा सकते हो कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। वो सबसे पहला काम उसको होता है कि वो फ्रेश हो रहा है पूरी आराम से, उसको उस चीज़ में बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने अपनी लाइफ का कोई पहला काम कर लिया। वो होती है आपकी गुदिया अवस्था या फिर एनल स्टेज। इसमें बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई जाती है। ये क्या होता है टॉयलेट ट्रेनिंग, कि बच्चा एक फिक्स टाइम पर आपके जो है सुसु पोटी के लिए पूरी तरह से टाइम से जा रहा है और टाइम से जो है फ्री हो रहा है। और वो फ्री होने की जो स्टेज है ना, वो भी उसको एक प्लेजर फील जो है प्लेजरेबल फील देती है कि उसने अपनी लाइफ का कोई ना कोई काम किया। क्योंकि 3 साल के बच्चे के लिए और कोई काम नहीं होते, या तो वो सोता है या फिर वो फ्रेश होता है या फिर वो बस रोता है, उसके और कोई काम नहीं होते। तो 3 साल के बच्चे को क्या सिखाया जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग। कई बार बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी तरह से नहीं हो पाती, ठीक है। तो उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले, इससे पहले हम देखते हैं कि इसमें एरोजोनस जो जोन होता है ना, जो प्लेजरेबल एरिया होता है, वो होते हैं आपकी एनल्स, जो हम होते हैं उसकी गुदाएं। गुदाएं को बोलते हैं हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं उनको गुदाएं बोला जाता है, कि वहाँ से उनको प्लेजर फील होता है, ठीक है। तो अगर हमारा टॉयलेट ट्रेनिंग उन बच्चों की किसी की पूरी तरह से नहीं हुई है, तो उनमें क्या दिक्कतें आती हैं, उनमें 2 तरह की दिक्कतें आएंगी, ठीक है। एक तो वो बहुत ज़्यादा साफ सफाई वाला, साफ सफाई रखेगा उसके वो बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ी एज में आने के बाद, एडोलेसेंस में आने के बाद 20-25 साल या फिर 18 से 30 साल की एज में वो बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखेगा। ये एक दिक्कत भी आ सकती है। और बहुत ज़्यादा साफ सफाई दिक्कत इसलिए कह रही हूँ मैं कि उसकी अगर उसकी चीज़ इधर से उधर भी होगी ना, तो उसके दिमाग में टेंशन होनी शुरू हो जाएगी कि मेरे रूम की या मेरी जगह की चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। वो साफ, मतलब वो बिल्कुल साफ जगह में रहेगा, उसको थोड़ी सी भी गंदगी नहीं सहन होगी। एक दूसरी दिक्कत क्या आएगी, या तो बच्चा बिल्कुल साफ सुथरी जगह पे रहेगा, उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा कि उसकी जगह थोड़ी भी इधर से उधर हो चुकी है, या फिर वो कूड़े के ढेर पे रहेगा। ये 2 तरह की पर्सनैलिटी जन्म लेती है अगर हमारी टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी तरीके से नहीं हुई होती। वो है कूड़े के ढेर पर, ठीक है। कूड़े के ढेर पर कैसे रहेगा भाई, कूड़े के ढेर पर वो इस तरह से रहेगा कि वो सारा कमरा उसके ऊपर और वो कमरे के ऊपर, ऐसी हालत होगी, बहुत बुरी से बुरी सिचुएशन में रहेगा, चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई होंगी। तो ये क्या होगा, आपका 2 तरह की पर्सनैलिटी जो है इनका जन्म होता है अगर हम किसी भी बच्चे की जो है टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी तरीके से अच्छे से नहीं हुई होती। एक पर्सनैलिटी होती है बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा, वो खर्चीला, ठीक है। वो बच्चा क्या होगा, बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा, वो अपने माँ बाप के पैसे अच्छे खासे उड़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सनैलिटी उस टाइम बन चुकी है। आपके फ्रॉइड ने ये चीज़ बताई थी कि अगर उस टाइम पर्सनैलिटी में दिक्कत आती है तो वो उस टाइम की दिक्कतें किसी लेटर स्टेजेस में, जो बाद की जो अवस्थाएं हैं उनके अंदर दिखाई देती हैं। एक, या तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में साफ सफाई रखेगा, एक्सेसिव में गंदगी रखेगा, या फिर एक्सेसिव में आपका जो है खर्चा करेगा, खर्चीला बच्चा होगा, ठीक है। ये वो पर्सनैलिटी इस तरह से जन्म लेती है। तो गुदिया अवस्था में क्या होता है, आपका टॉयलेट ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चे को, और एरोजोनस जोन जो होगा आपका एनल होगा, या फिर गुदाएं या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होंगे। अगर यहाँ पे उसको पूरी तरह से उसको प्लेजर नहीं मिल पाया, जो टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी तरह से नहीं हो पाई, 3 दिक्कतें आएगी, एक्सेसिव साफ सफाई, एक्सेसिव जो है गंदगी, या फिर बहुत एक्सेसिव जो है खर्चा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 3rd स्टेज, दैट इज फैलिक स्टेज। ये जो है 3 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक लिंग भेद को जानने लगता है। ये आपसे
पूछा जा गया हुआ क्वेश्चन है कि बच्चे को कब पता चलता है कि वो मेल है या वो फीमेल है। ठीक है, लिंग क्या होते हैं आपके कि वो मेल है या फीमेल है। तो बच्चे को 3 साल की अवस्था में 3 साल की अवस्था में बच्चे को पता चलता है दैट ही इज जो पर्सन है जो मेल है और या फीमेल है। तो लिंग भेद की अवस्था होती है, इस अवस्था में छूने के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा आनंद की अनुभूति करता है कि वो काफ़ी सारी जो 3 से 7 साल का बच्चा क्या करेगा, या तो वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होएगा। इसमें ना 2 कॉम्प्लेक्स आते हैं। 2 कॉम्प्लेक्स क्या आएंगे, एक होता है आपका इलेक्ट्रा, एक आता है आपका ओडिपस। ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स होते हैं ये। ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसमें जो है लड़कियां पिता की तरफ आकर्षित होती हैं, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लड़के अपनी माता की तरफ। ठीक है, ये 2 कॉम्प्लेक्स आते हैं और वो किस स्टेज में आते हैं वो भी पूछ लिया जाता है, आपकी फैलिक स्टेज या फिर लैंगिक अवस्था में आते हैं। इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स आते हैं, इसमें जो बच्चा है ना, जिस भी जेंडर का है, जिस भी आपके जेंडर का बच्चा अपने से अपोजिट जेंडर पेरेंट की तरफ जो है आकर्षित होगा। अगर लड़की है तो वो अपने पिता की तरफ आकर्षित होगी, उसको अपनी इस एज में अपनी मम्मी अच्छी नहीं लगेगी। और दूसरा जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या चीज़ आ जाती है कि लड़के हैं ना अपनी माता की तरफ जो है आकर्षित हो जाते हैं और उनको अपने पिता अच्छे नहीं लगते। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता कि उनके अंदर क्या चल रहा है, बट फिर भी उनकी पर्सनैलिटी इस तरह से या जो है आती है निकल कर कि क्या क्या इनके अंदर कॉम्प्लेक्स आएंगे। उनको लिंग भेद कैसा पता चलेगा, जो है आपके लैंगिक अवस्था के अंदर होता है। और एज याद रखना, दैट इज आपकी 3 से 7 वर्ष। उसके बाद आती है 4th, वो आपकी सुप्तावस्था या फिर लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी का मतलब होता है कोई चीज़ छुप जाना। ठीक है, सुप्तावस्था कोई चीज़ सो जाना, अव्यक्तावस्था मतलब कोई चीज़ अभिव्यक्ति नहीं हो रही जिस अवस्था की, इस अवस्था, यह चौथी अवस्था है। यह 6 से 7 वर्ष के से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक होती है। इसकी एज कितनी होती है, 6 से 12 वर्ष। तो आपको पता है 6 से 12 वर्ष के बच्चे जो है जो उत्तर बाल्यावस्था के अंदर होते हैं, जो है इस अवस्था में बच्चों में कोई नए कामुकता का क्षेत्र विकसित नहीं होता। आपको पता है 6 से 12 साल के बच्चे जाते हैं स्कूल में, और स्कूल में बच्चों की होती है सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन। वो सारा दिन बिजी रहते हैं स्कूल के कामों में। वो सुबह स्कूल में जाएंगे, स्कूल में खेलेंगे, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद वो बच्चे क्या करेंगे, घर आ जाएंगे। घर आने के बाद उनको होमवर्क मिलेगा, होमवर्क मिलने के बाद वो रात को फिर शाम को वो फिर खेलेंगे, वो सो जाएंगे। तो उनके अंदर जो लिबिडो होती है ना, सेक्सुअल एनर्जी होती है, वो सो जाती है। वो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, वो कम हो जाती है, मतलब लेटेंसी पीरियड में चली जाती है, सुप्तावस्था में चली जाती है आपकी लिबिडो। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है, सुप्तावस्था। इस चीज़ का ध्यान रखना कि लिबिडो इस अवस्था में, जो सेक्सुअल एनर्जी है इस अवस्था में ख़त्म नहीं होती। इस अवस्था में जो है लिबिडो वो है कम हो जाएगी बाकी एजेस के कंपैरिजन में। इस एज में जो है लिबिडो दैट वो आपकी रिप्रेस हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी थोड़ी सी। इस अवस्था में बच्चा कोई कामुकता का क्षेत्र विकसित नहीं होता, और सेक्सुअल विशेष भी जो है डोरमेंट होता है, किसी सुप्त अवस्था में चले जाना जो है कम हो जाएगी, और इसमें अपनी लैंगिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति नहीं होती। इसमें बच्चे ना खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी है तो वहाँ रिलीज हो जाती है इस टाइम पे। खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे, नई स्किल सीखेंगे। कोई बच्चा ड्राइंग सीख रहा है, कोई बच्चा तैराकी में जा रहा है, कोई छोटे छोटे बच्चे साथ में टोली में खेलते रहते हैं, तो ये वो स्टेज होती है। तो सेक्सुअल एनर्जी दैट इज लिबिडो जो है कम हो जाएगी, और अलग अलग जो स्किल्स बच्चे क्या सीखते हैं इस टाइम पे, स्किल्स सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जिनाइटल स्टेज।
जेनाइटल स्टेज मनोलैंगिक विकास की यह अंतिम अवस्था है, ये लास्ट स्टेज होती है, ये जो 13 वर्ष से प्रारंभ होकर पूरे लाइफ टाइम तक चलती है। हमारी जो लिबिडो होती है वो दोबारा से आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर। इसमें कामुकता एक बार फिर से जागृत हो जाती है वो यौन अंगों जेनाइटल्स की ओर, ठीक है। तो हमारे प्यूबर्टी इस टाइम देखो 13 साल के बाद हम प्यूबर्टी की एज में है जो है चले जाते हैं। प्यूबर्टी की एज में जाने के बाद हमारे अंदर इमोशनल, फिजिकल, सोशल सारे के सारे जो है चेंजेस आते हैं। मेनली आपके फिजिकल चेंज ज़्यादा आएंगे, हॉर्मोन्स चेंज होंगे, हॉर्मोन्स चेंज होने की वजह से हमारे इमोशंस चेंज होंगे। तो ये क्या होती है, आपकी जेनाइटल स्टेज होती है। जेनाइटल्स की तरफ हमारी जो एनर्जी है वो चली जाती है। इसमें विपरीत लिंग सेक्सुअल एनर्जी जो है आपके जो ऑपोजिट जेंडर की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे। इस प्रकार व्यक्तित्व विकास में सेक्स को बहुत महत्व दिया है। ये आपके फ्रॉइड एक ऐसे एकमात्र साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेक्सुअल एनर्जी और अनकॉन्शियस माइंड, ये दोनों चीज़ों पर काफ़ी जोर दिया है, काफ़ी बल दिया है। इन्होंने कहा था जैसा हमारा अनकॉन्शियस माइंड होगा, कैसे कि अनकॉन्शियस माइंड में जितने दुख, जितने ट्रोमा, जितनी सैड फीलिंग्स, जितने ना पूरी नहीं हो चुकी आपकी विशेज़, जो इच्छाएं, कल्पनाएं, फैंटेसीज, सेक्सुअल फैंटेसीज जितनी दबी होंगी वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा, वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। जितनी अमाउंट ऑफ लिबिडो होगी, जितनी अमाउंट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी होगी वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा। तो आपके साइकोलॉजिस्ट जो फ्रॉइड हैं उनको इस चीज़ के लिए सबसे एक बड़ी चीज़ इनकी जो है लिमिटेशन मानी जाती है कि इन्होंने सारी चीज़ ना सेक्स ओरिएंटेड बता दी कि सेक्सुअलिटी ही सब कुछ है और सेक्सुअलिटी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो है व्यवहार जो है दिखाई देता है, होता है। तो ये क्या होगी, ये सारी आपकी फ्रॉइड की स्टेजेस हैं। ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आपको याद रखने के लिए सिर्फ तीन चार चीज़ें ही मेन होती हैं। फ्रॉइड है किस चीज़ पर बेस्ड उन्होंने थ्योरी दी है, उसके बाद 2 मॉडल दिए हैं, वो आपके जो स्ट्रक्चरल मॉडल है, टोपोग्राफिकल मॉडल है। उसके बाद आपकी जो है 5 स्टेजेस हैं जो है ओरल होगी, जैसे एनल होगी, फैलिक होगी, लेटेंसी होगी और जेनाइटल स्टेज। इन स्टेजेस के जो एज ग्रुप याद रखना किस एज में होती हैं, और अगर एज में एरोजोनस जोन या फिर उनकी जो नीड है वो पूरी तरह से फुलफिल हो रही है तो क्या होगा, और अगर कहीं दिक्कत आ रही है ना तो उसकी वजह से बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व कैसा होएगा। तो ये सारी चीज़ आपके फ्रॉइड ने डिटेल में बताया था। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो और अलग थ्योरी किसी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।